नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? क्या पूछा गया? नहीं है। लेकिन ऑप्शन के ये पेपर प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने एज इट इज उठा लिया। क्वेश्चन देखने के बाद तो ये लगा कि इसमें तो जवाब है ही नहीं इसका। तो देखो, अगर हम किसकी बात करते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला ही है अपनी। देखो, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिडुअल माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल माउंटेन। ये पंजाब में भी है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है और हरियाणा में भी है। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। देखो, ये कहां से शुरू होती है? ये गुजरात से शुरू होती है और कहां तक? दिल्ली तक। कितने किलोमीटर लगभग है? ये पड़ती है ये लगभग 692 किलोमीटर पड़ती है। ये जो रेंज है ना, अरावली की रेंज का ये। और एक चीज और देखो, ज्यादा लगभग ज्यादा किस में, कौन से राज्य के अंदर सबसे ज्यादा है? ये लगभग 80% किसके अंदर है? राजस्थान के अंदर पड़ती है। और एग्जाम के अंदर इसका ऊंचा शिखर भी पूछ लेता है। ये कहाँ पे? राजस्थान के अंदर, जो क्या बोलते हैं, गुरु शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको गुरु शिखर कहा जाता है, इसके हाईएस्ट पॉइंट को। ये लगभग कितना है? ये है 1727 मीटर है। कौन सा? गुरु शिखर। कितना? 2717 मीटर है। और फैलाव कहां तक है इसका? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। और एक यूनियन टेरिटरी अपनी कौन सी है? दिल्ली, यहां भी है ये। और देखो, जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली है ना, इसको यहाँ पे किस नाम जाना जाता है? इसको रायसीना की पहाड़ी, क्या बोलेंगे? रायसीना की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अपने पास का, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? देखो, नहीं पूछा गया है। ध्यान देना, पेपर के अंदर वहां पे जाके नहीं पूछा गया है, हाँ पूछा गया है, या फिर पूछ देता है गलत कौन सा है और सही कौन सा। ये चीजों का ध्यान रखना बस आपको एग्जाम के अंदर। देखो, मतलब एक संवैधानिक निकाय और असंवैधानिक में फर्क क्या होता है? संवैधानिक निकाय का मतलब होता है जिसके बारे में संविधान में लिखा होता है, संविधान के अंदर कुछ लिखा होता है। जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल कितना है इसके लिए? 324 आर्टिकल है कि भारतीय चुनाव आयोग होगा एक। कितने आर्टिकल के अनुसार? 324 आर्टिकल के अंदर एक, 324 आर्टिकल के तहत एक भारतीय निर्वाचन आयोग होगा जो इलेक्शन कराए किस किस के? अपने संसद के। देखो, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी होते हैं। उसके बाद राज्य की विधानसभाओं के चुनाव कराने का काम करता है। यानी ये अपनी कौन सी है? संवैधानिक निकाय है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये हमारी क्या बोलेंगे, ये है ना जो मानवाधिकार, ये एक संवैधानिक बॉडी, क्योंकि संविधान में इसके बारे में लिखा ही नहीं गया है। ये बनाई गई थी 1993 में। कब बनाई गई थी? 1993 में बनाई गई थी। एग्जैक्ट डेट याद करें तो 12 अक्टूबर को। मानवाधिकार। और एक होता है वित्त आयोग, जिसको फाइनेंस कमीशन बोलते हैं। इसके लिए एक आर्टिकल बना है जी, 280 के तहत एक वित्त आयोग बनाया जाएगा। जो कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन फोर्थ अपने पास, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इसके लिए आर्टिकल बना है 338। यानी इसमें भी संविधान के बारे में बताया गया, इसके बारे में भी। और एक चीज और बताता हूं मैं, जो अपने पास राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग इकट्ठे होते थे पहले, लेकिन 2003 में, क्या बोला मैंने, 2003 में जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, अनुसूचित जनजाति, उसको अलग कर दिया गया और उसके लिए एक आर्टिकल बना दिया गया अलग से। वो आर्टिकल था 338 ए। यानी ये भी अपने पास संवैधानिक निकाय है, ये भी संवैधानिक निकाय है, ये भी संवैधानिक निकाय है। लेकिन ऑप्शन 2 है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका सही आंसर क्या बनेगा? 2। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान समझना। संघ लोक सेवा आयोग, जिसको क्या बोलते हैं? यूपीएससी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष, देखो इसमें लगभग है ना 9 से लेके 11 मेंबर तक होते हैं। इसका चुनाव कराने, सॉरी, चुनने का काम कौन करता है? इसको राष्ट्रपति चुनता है। 9 से 11 इसके अंदर मेंबर होते हैं। और दूसरी बात, ये हमारी एक संवैधानिक निकाय है। कितने आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 312 के तहत एक क्या अपने पास एक संवैधानिक निकाय है।
फिर क्या पूछा गया है, कार्यकाल टेन्योर पूछा गया है किसका, यूपीएससी का। कितना होता है यूपीएससी का, देखो 5 वर्ष से 62 वर्ष तक, 6 वर्ष से 65 वर्ष तक, 6 वर्ष से 62 वर्ष तक, 5 वर्ष से 65, 5 काट दो, इसका होता है 6 साल। और 6 से कितना होता है, 6 से होता है जी 62, यानी इसका ऑप्शन क्या रहेगा, 6 से 65 होता है इसका टेन्योर टाइम। अगर हम राज्य की बात करें ना, राज्य लोक सेवा आयोग, इसके लिए 6 तो रहता ही है, क्या बोलेंगे, राज्य के लिए, राज्य चुनाव, क्या बोलेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग बोलते ना, 6 तो रहता ही है। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम होता है ना, वो यहाँ पे कितना हो जाता है, 65 हो जाता है, सॉरी 62 हो जाता है। तो इसके लिए राज्य के लिए तो क्या रहेगा, 6 से 62 रहेगा, और हमारे सेंटर के लिए रहेगा 6 से 65। 2-3 मैं कमीशन और बताता हूं आपको, जिसकी उम्र कितनी है, 6-65 है। यानी एक हमने पढ़ा था इलेक्शन, क्या पढ़ा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग। और एक पढ़ा था हमने सीएजी कैग, जिसको हम बोलते हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैग। इनकी भी उम्र कितनी होती है जी, 6 साल के लिए कम से कम चुने जाते हैं ये, और मैक्सिमम टाइम कितना, 65, जो पहले पूरी हो जाए, चाहे तो 6 साल पूरी हो जाए या फिर 65 ईयर पूरी हो जाए। तो याद रख लेना। और एक चीज बताता हूं मैं, कैग के लिए याद रख लेना, कैग के लिए आर्टिकल कितना है, 148 आर्टिकल है, 148 आर्टिकल को याद रखना। इलेक्शन कमीशन के लिए बता दिया मैंने, कैग के लिए बता दिया। और टाइम पीरियड सिर्फ 3 अपने पास क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, और अपने पास यूपीएससी। और राज्य के जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका क्या होता है, टाइम पीरियड 6 साल होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोला मैंने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस समझौते, समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया, 1999 के अंदर, 2000 के अंदर, 1991 के अंदर, या फिर 1995 के अंदर। इसका सही आंसर है जी 1995 के अंदर। पहले इसको किस नाम से जानते थे, इसको जानते थे गेट के नाम से, GATT, सॉरी GATT, गेट के नाम से जानते थे इसको। यानी क्या बोल सकते हैं, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसकी फुल फॉर्म थी। बना कब है ये, डब्ल्यूटीओ कब आया अस्तित्व में, 1995 के अंदर। इसका एग्जामिनर देखो कितने एट प्रेजेंट कितने देश हैं इसके अंदर, मेंबर 164 इसके अंदर देश हैं। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें ना, ये कहां पे है, ये जेनेवा के अंदर है, क्या बोलेंगे, जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है ये। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट अपने पास, वह न्यूनतम प्रतिशत, क्या किसकी बात की, न्यूनतम परसेंटेज की बात करी है, जमा होती है जो किसी वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, क्या बोलेंगे, कैश के रूप में, सोने गोल्ड के रूप में, या अदर सिक्योरिटीज के रूप में रखनी होती है। देखो अपने पास मैंने एक क्वेश्चन बताया था, आरबीआई कब बना था, ये आप क्वेश्चन बताओ मेरे को। इसकी अपनी अनुसूची है ना, अनुसूची, इसकी अनुसूची है 2। उसमें क्या कहा गया है, जितने भी बैंक होते हैं ना, जैसे अपने पास एसबीआई बैंक हो गया, जितने भी गवर्नमेंट बैंक होते हैं, वो अनुसूची 2 के अंदर लिस्टेड है, उन्हें क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। जो शेड्यूल 2 के अंदर है वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। ये जो आरबीआई होती है ना, कुछ मात्रा में सभी बैंकों से क्या करती है, अपने पास पैसा लेके रखती है। क्या करती है, पैसा लेके रखती है अपने पास, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे अगर किसी बैंक को पैसा चाहिए तो वो दे दे। लेकिन ये अपने पास रखती है कुछ मात्रा के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। क्या बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशो। ये हो गया, ये रहा नकद आरक्षित अनुपात। ये आरबीआई के पास रखना होता बैंकों को, क्या बोलेंगे, कौन से बैंकों को, जो अनुसूची 2 में लिस्टेड हैं आरबीआई की, इनको रखना पड़ता है। लेकिन अब एक चीज और है अपने पास, ये तो आरबीआई के पास जमा कर दिया, लेकिन कुछ पैसा बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है। क्या बोलेंगे, कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है। उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जी वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये अब लगभग कितनी है, 18% है। क्या बोलेंगे, ये 18% है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 40% हो सकती है। लेकिन इस लिमिट को कौन डिफाइन करता है, कौन बताता है, ये बताता है जी आरबीआई। आरबीआई इसको लिमिट करता है, यहां तक ये रेशो रहेगी, ये रेशो रहेगी। इसके बाद रेपो रेट, रेपो रेट क्या होती है, जो आरबीआई है ना अपना, ये सभी बैंकों को पैसे देता है, जिस रेट से पैसे देता है ना, उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट।
अगर मान लेते हैं ज्यादा मात्रा में पैसा बैंकों के पास हो गया और वो क्या चाहते हैं, उस पैसे को मार्केट में देना चाहते हैं, वो मार्केट में देने के, मार्केट का मतलब किसी को लोन देने के बजाय वो क्या करते हैं, आरबीआई के पास रखना पसंद करते हैं, ताकि उसको वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा मिलती है। सिक्योरिटी के बाद वहां पे इंटरेस्ट भी सही मिलता है उसको। देखो, वहां पे सिक्योरिटी अच्छी रहती है उसके पैसे की, तो क्या करता है, आरबीआई के पास सभी बैंक जो पैसा तरलता के रूप में रखते हैं उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी और उनके समय सेवकों के दल जिसमें निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दंड यात्रा की गई थी। दंड यात्रा की बात कर रखी है, 11 दिन तक, 31 दिन तक, 15 दिनों तक, या फिर 24 दिनों तक। कितने दिनों तक, 24 दिनों तक। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा जी 24 दिनों तक। दंड यात्रा कहां से शुरू हुई थी, ये हुई थी जी साबरमती आश्रम से। क्या बोलेंगे, साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। और कब हुई थी, 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। महात्मा गांधी ने शुरू की थी अपने कितने अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ। क्या बोला मैंने, 78 अनुयायियों के साथ शुरू की थी। कहां से, अहमदाबाद से। याद रखना इसको, कहां से शुरू हुई थी, अहमदाबाद। कहां पे है, चलो एक कमेंट बॉक्स में जवाब दो उसका। 24 दिन तक चली थी और दांडी जाके यहाँ पे क्या करता था, खत्म हो गई थी, मतलब नमक तोड़ दिया, इसको नमक कानून भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, भारतीय इतिहास में शेरे मैसूर के नाम से क्या जाना जाता है। हैदर अली को, टीपू सुल्तान को, फतेह मोहम्मद को, या औरंगजेब को। इसका सही आंसर रहेगा, ये रहेगा टीपू सुल्तान को क्या जानते हैं, शेरे मैसूर के नाम से जानते हैं। ये कब मरा था, ये इनकी मृत्यु हो गई थी, इन्होंने देखो 2 मैसूर के जीते थे और फिर लास्ट में क्या हो गया था, ये 1799 के अंदर मारा गया था। इसकी बहादुरता के कारण ही इसको क्या बोलते हैं, शेरे मैसूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, 1928 में साइमन कमीशन को के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के कारण इसका स्वागत किया गया था। किसके कारण, गो बैक साइमन, स्वागत है साइमन, ब्रिटिश में रहो, या फिर ब्रिटेन में रहो, भारत में रहो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, साइमन, गो बैक साइमन के नारे लगे थे जब साइमन कमीशन बना। कब था, पेपर में 2 डेट आती है, 1927 को बना था ये, और 1928 को भारत में आया था। दोनों डेटों को याद कर लेना, 27 और 28 याद कर लेना। एक महान क्रांतिकारी नेता थे जिसकी इसके दौरान गो बैक साइमन कमीशन के जब नारे लगे ना, उसमें क्या हो गया था, लाठियों को के कारण, लाठियों से पेट दिया गया था, लाठी चार्ज कर दिया गया था अंग्रेजों ने, उसी कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका नाम आपने बताना है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। चलो एक चीज और बताता हूं लगे आते, इसमें कितने मेंबर थे साइमन कमीशन के अंदर, 7 मेंबर थे। 7 मेंबर थे, सभी क्या थे, इंग्लिश थे, सारे के सारे क्या थे, इंग्लिश थे। इसीलिए ऐसा क्या हो गया था, यहाँ पे विरोध हुआ था। क्या हुआ था इसका लिए, इसी के लिए इसका विरोध हुआ था, इसलिए साइमन गो बैक के नाम, गो बैक साइमन के नारे लगे थे। इसमें कोई भी भारतीय, देखो जो 7 मेंबर थे ना, बट ध्यान सुनना, जो 7 मेंबर थे ना, ये सारे के सारे इंग्लिश थे, इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। क्या बोलेंगे, कोई भी इसके अंदर इंडियन नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। और ये भारत में क्या बताना चाहता, एक संविधान का निर्माण करना चाहता है, इसलिए भारत के अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, यानी इसका सही आंसर क्या है, ए। पृथ्वी गैस की एक परत होती है। क्या बोलेंगे, पृथ्वी गैस की एक परत होती है जो आच्छादित होती है। देखो पृथ्वी अपने पास, ये रही पृथ्वी, और इसके आसपास में क्या होती है, एक परत होती है, किसकी, वायु की परत होती है, गैसों की परत होती है। उसको क्या कहा जाता है, जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, तापमंडल। ये क्वेश्चन अभी हरियाणा का जो सीईटी का डी ग्रुप का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर भी पूछा गया था। एक पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है नजदीक, उसको क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहा जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आज का, सी आर दास, कई बार बता लिया मैंने क्वेश्चन, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वराज्य पार्टी की स्थापना की, 1924, 1928, 1923 या 1926। इसका सही आंसर क्या रहेगा, 1923 के अंदर स्थापना करी थी, 1923 के अंदर। याद रखना, किस आंदोलन के बाद इसकी स्थापना हुई थी, स्वराज पार्टी की, असहयोग आंदोलन के बाद। क्या बोला मैंने, असहयोग आंदोलन के बाद इसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, सी आर दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अपने पास आज का कैंडेला साइंस का क्वेश्चन आएगा। कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार मात्रा की इकाई है? एसआई यूनिट याद कर लेना। एसआई यूनिट जितने भी अपने पास 6 7 एस आधारभूत होती है, अपनी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, और इसमें से 2 या 3 जो ड्राइव करते हैं इसमें से निकालते हैं। यानी अगर आधारभूत फंडामेंटल यूनिट पूछे ना, वो 7 होती है अपने पास। देखो याद करना, लंबाई किस में मापते हैं हम? मीटर के अंदर को मापते हैं। किस मापते हैं? मीटर के अंदर। द्रव्यमान किस में मापते हैं? केजी के अंदर मापते हैं। चमकदार तीव्रता, ये इसका सही आंसर रहेगा। ये इसका सही आंसर। तापमान को किस मापते हैं? जो अपने पास टेम्परेचर होता है ना, उसको या तो मापते हैं केल्विन के अंदर या फारेनहाइट के अंदर, यानी इसका केल्विन सही रहेगा। बट कैंडेला किसकी है? चमकदार तीव्रता की। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, खालिस्तान किसी देश में उत्पादित, क्या बोला मैंने? किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य पूछा। क्या बोलेगा? कुल मूल्य होता है और एक विशिष्ट समय और सीमा में मापा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सकल राजकोषीय घाटा, सकल बजटीय समर्थन, या फिर सकल घरेलू उत्पाद। इसका सही आंसर रहेगा जी सकल घरेलू उत्पाद, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अपने पास आज का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया, जहां बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प किया था। 26 मार्च लाहौर का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर हुआ था, और 1929 इसमें एक ही डेट है। अगर यहाँ पे डेट को चेंज करके देता तब फंस जाते हम, तब हमारे को मुश्किल हो जाती। लेकिन यहाँ पे सीधा दे रखा 1945 नहीं है, 45 तो 35 भी नहीं है, 37 भी नहीं है, तो क्या आंसर है सीधा? इसका आंसर है 1900। इसका जो अध्यक्षता करी थी ना, ये करी थी जवाहरलाल नेहरू। किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी थी भारतीयों ने, और इसी दिन को रूप के लिए माना जाता है जो हम 26 जनवरी का, फिर इसके बाद स्वतंत्रता दिवस के रूप में हमने 26 जनवरी को मनाने का निर्णय लिया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो एक चीज चलो एक बताता हूं, ये ना नदी पूछ लेता, रावी नदी के तट पर था। क्या बोलेंगे? रावी नदी के तट पर हुआ था ये जो अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे? कब? 1976 का जो अधिवेशन हुआ था ना, सॉरी संशोधन हुआ था 1976 में। कौन सा? वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, एक था धर्मनिरपेक्ष, और एक था शब्द अखंडता, अखंडता। और एक और चेंज हुआ था इसके अंदर, अच्छा हुआ था चेंज। देखो वैसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक, इसको संवैधानिक कौन सा बोलते हैं? इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज हुए थे इस टाइम के 1942 के अंदर। 3 शब्द आए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। एक चलो एक बता देता हूँ साथ साथ में, 44वां संविधान संशोधन था ना, उसके अंदर संपत्ति का अधिकार को एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया था, सॉरी कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वो हमारा क्या बोलेंगे? संवैधानिक अधिकार न रह के क्या बन गया था? एक वैधिक अधिकार बन गया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चलो एक क्वेश्चन और बताओ इसके अंदर, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, क्या बोलेंगे? फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, जो कहां से ली गई है? यूएसएसआर से ली गई है। वो कब ले गई थी? ये भी क्वेश्चन आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 25%, 10%, 50% या फिर 78%? देखो ये कितनी है? 78% है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद दो, इसके बाद है ना सबसे ज्यादा मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है, वो हमारी ऑक्सीजन है। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। दोनों के मिलने से लगभग क्या हो जाता है? परसेंटेज दोनों का बहुत ज्यादा परसेंट है। फिर उसके बाद ऑर्गन आती है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है। ऑर्गन जो है ना, वो लगभग 0.93% है। और जो हमारे पास कौन सी बची? कार्बन डाइऑक्साइड बची। कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग परसेंट कितना है? लगभग 0.003% है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, मंदी की स्थिति में, क्या बोलेंगे? मंदी की स्थिति में विस्तारवादी
राजकोषीय नीति, विस्तार का मतलब होता है हम पैसे को मार्केट के अंदर ले आते हैं। किसके द्वारा क्रियान्वित होती है? ये होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी भारत सरकार के द्वारा होती है। बट इसमें इसका जवाब नहीं है। कैसे करते हैं? विस्तार कैसे करेंगे हम? विस्तार तभी करेंगे ना, देखो विस्तार का मतलब होता है यहाँ पे पैसे का फैलाव, एक्सपेंशन ऑफ मनी। तो कैसे होगा? लोगों के पास पैसा कब आएगा, कैसे आएगा? वो करेगी। पैसा कैसे निकलेगा? ये निकलेगा करों में कमी के कारण। अगर हम कर कम लगा देंगे ना, हम का मतलब गवर्नमेंट अगर कर कम लगा देगी तो मार्केट में फ्लो अच्छा होगा। किसका? पैसे का। और इसी कारण क्या हो जाएगा, जो आर्थिक मंदी है ना, उस टाइम पे विस्तार हो जाएगा। किसका विस्तार हो जाएगा? पैसे का विस्तार हो जाएगा, पैसा फैल जाएगा मार्केट के अंदर। तो हम क्या कहेंगे, करों में क्या करनी पड़ेगी, कर दरों में कमी करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। देखो रेपो रेट है, बताया था मैंने अभी अभी पीछे, रेपो रेट की बात करते हैं हम, या फिर रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं। ये किसके, ये हथियार है ना, जो ये टूल्स बोलते हैं। किसके हैं ये टूल्स? ये आरबीआई के टूल्स हैं। किसके हैं? आरबीआई के टूल्स हैं ये। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, शर्मा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य का मुखिया होता है? अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत के राज्य की, क्या बोला? राज्य की। अगर हम राज्य की बात करते हैं, राज्यपाल होता है। अगर हम अपने देश की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वैसे यहाँ पे भारत के राज्य की बात करी गई है, तो इसका क्या है? राज्यपाल होगा। यानी जैसे हमने हरियाणा की बात की, यूपी की बात की, पंजाब की बात की, तो क्या होता है? इनका राज्यपाल होता है, मुखिया। और काम कौन करता है? सारे के सारे इसके बिहाफ पे मुख्यमंत्री करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से, मंत्री परिषद की सहायता से। चलो एक संवैधानिक संशोधन बताओ, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मंत्री परिषद होती है, उसमें कितने प्रतिशत मंत्रियों को कैबिनेट के अंदर बनाया जा सकता है? यानी मंत्री किसको बनाया जा सकता है? मंत्री सभी होते हैं, बट उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, मंत्री परिषद, उसमें कितने प्रतिशत लिमिट है मंत्रियों को रखने की? ये आपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना। एक और बात बताता हूं आपको, निम्नलिखित में से भारत के राज्य, वैसे ना देखो, अगर हम देश की बात करें ना, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, क्या बोला मैंने? पॉलिटिकल साइंस के अंदर किसी भी देश को राज्य ही कहा जाता है। इसका जो आपने ना इंग्लिश वर्जन भी साथ साथ में पढ़ लेना है। अगर हम भारत स्टेट की बात करते हैं, भारत के राज्यों की बात करते हैं ना, तो राज्यपाल रहेगा। अगर भारत स्टेट, स्टेट ऑफ इंडिया, सॉरी, हम भारत केवल और केवल भारत की बात करेंगे ना, भारत को भी क्या कहा जा रहा है, देश को भी क्या बोला जाता है? राज्य ही कहा जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। फिर हमें क्या मानना पड़ेगा? राष्ट्रपति, राज्य के लिए राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो किसी वाणिज्यिक बैंक को एक तरल नकदी, सोना और अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है। ये बताया था मैंने, पहले बताया, रिपीट होगा क्वेश्चन। उसको क्या बोलते हैं? वैधानिक लिक्विडिटी अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं इसको हिंदी में। SLR कहा जाता है। कितना है? ये भी 18% है। यानी किसी बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। और ये होता है कैश रिजर्व रेशो, CRR। ये किसी भी बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है। ये चेंज होता रहता है। ये बहुत ही रेयर चेंज होता है। इसके अंदर रेयर मात्रा बहुत कम होता है, लेकिन ये चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, खालिस्तान न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। इसका नहीं उल्लेख है? वितरित, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। देखो तीनों तरह के न्याय मिले हैं हमारे को अपने संविधान से। आर्थिक न्याय भी मिला है, सामाजिक न्याय भी मिला है अपने को, उसके बाद राजनीतिक न्याय भी मिला है। बट नहीं मिला कौन सा? वितरित नहीं मिला हमारे को। यह बात याद रख लेना। छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं वैसे भी, बड़े ध्यान से देख लेना इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, केंद्रीय बैंक द्वारा, केंद्रीय बैंक का मतलब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए, यानी मतलब पैसा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपना जाता है? यानी अगर हमारे आरबीआई को मार्केट के अंदर पैसा डालना है तो किस माध्यम से डालती है वो? यह करों को कम कर देता है, यह अधिक नकदी रखने को प्रोत्साहित करता है, यह खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है। ये इसका एग्जैक्ट बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हो सकता है ये भी, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा इसका। क्यों? सुनो क्यों।
इसको क्या बोलते हैं? इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो आरबीआई होता है या फिर अदर बैंक होते हैं ना, वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो खरीदते और बेचते हैं। अगर मान लेते हैं आरबीआई आके क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगा, खरीदेगा तो क्या करेगा? उन खरीद को अपने पास रखेगा और खरीदने के बाद जो पैसा बचा ना, वो जो जिस पैसे से खरीदा, वो पैसा अब मार्केट में चला जाएगा। क्या बोलेंगे? जो जिस पैसे से खरीदा वो पैसा तो मार्केट में आ गया। क्या बोलेंगे? वो तो अपना बाजार में आ गया, मार्केट के अंदर आ गया और सिक्योरिटीज रख लेती है। तो क्या करती है? मुद्रा की आपूर्ति के लिए आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है। अगर इसको बेचेगा ना, क्या बोलेंगे? अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगा, बेचने का मतलब होता है अगर उसने बेच दिया तो पैसा अपने पास ले लिया, तो क्या बोलेंगे इसको? ये मुद्रा की आपूर्ति को क्या कर देगा? फिर कम कर देगा। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी जाएंगी तो मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी, अगर बेची जाएंगी तो इसका मतलब मुद्रा की आपूर्ति मार्केट के अंदर बढ़ेगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये भी हमारे पास जैसे हमने पढ़ा था ना, वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, उनकी तरह ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफी बोर्ड क्वेश्चन है, बड़े ध्यान सुनना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किसमें आता है? जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं ना, अधिकार, हमारे भाग नंबर किस में आते हैं? 3 के अंदर आते हैं। कहां से? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हम इनको पढ़ते हैं। भाग नंबर 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या बोलेंगे? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर अधिकार है ना, ये कहां से 14 से लेके अगर हम 18 तक बात करते हैं ना, तो ये हमारे समानता का अधिकार है। अगर हम बात करते हैं उससे आगे मतलब 19 से लेके 22 तक, तो हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार पहला देखो, बड़े ध्यान से देखना, 19 है, निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार या फिर सूचना पाने का अधिकार। अगर हम बात करते हैं ना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19वां किसके बारे में बताता है हमारे को? स्वतंत्रता का अधिकार अपने पास। क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार है। देखो एक और आर्टिकल बता देता हूं आपको, संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल नंबर 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का हनन होता है ना, तो आर्टिकल नंबर 32 का यूज करके हम कहा जा सकते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट सुमोटो का, क्या बोलेंगे? सुमोटो का एक्शन लेके खुद सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। रिट कितनी होती हैं? 5 प्रकार की रिट होती हैं। वो आपको एग्जाम के अंदर आ जाए तो ऐसे पूछा 5 प्रकार की रिट होती है। मैंने इस रिट करवा रखी सारी की सारी, एक पॉलिटी के क्वेश्चन करा रखे उनके अंदर करा रखी है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखो अगर हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 का यूज करके जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल यूज करता है, अगर हाई कोर्ट्स की बात करते हैं ना हम जितने भी, उसमें आर्टिकल कितना है? 226। ज्यादा नहीं करेंगे, अब ज्यादा लंबी क्लास हो गई है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर के नाम से, उस पे जाके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।